हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन प्लस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो अगले वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग पढ़े थे। राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़े थे जिसमें भारत में एक राष्ट्रपति होगा उससे रिलेटेड उसका निर्वाचन पद्धति, निर्वाचक मंडल और उसका शपथ और उसकी योग्यताएं आदि के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी उसको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, किस दशाओं में हटाया जा सकता है, इससे संबंधित और साथ ही साथ उसकी कुछ शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे अनुच्छेद 56 पढ़े थे, जिसमें हम राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में पढ़े थे कि राष्ट्रपति को कैसे वो अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है। तो अनुच्छेद 56 के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। और एक चीज समझेंगे कि अक्सर हम लोग यही समझ पाते हैं कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात आती है तो हम एक ही अनुच्छेद को समझ पाते हैं, वो आर्टिकल आपका 61 अनुच्छेद 61 है। जबकि ऐसा नहीं है, 56 और 61 दोनों में राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग की बातें इसमें की गई हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद 56। जो आपका अनुच्छेद 56 है, यह इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों चलेगा, उसका आधार क्या होगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों, यानी कि इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी चल सकता है जब संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति अपने पद पर बैठे हुए, यानी कि अपने पद पर रहते हुए संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करते हुए पाया जा सकता है, तो उस दशा में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और यह प्रावधान संसद के द्वारा है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि 56 में महाभियोग क्यों चलेगा। तो यदि कोई देश का राष्ट्रपति, भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं, देश का राष्ट्रपति अपने पद पर होते हुए यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अन्यथा राष्ट्रपति अपने पद पर होते हुए उस पर किसी भी प्रकार के मुकदमे आदि वगैरह नहीं चलाए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ संविधान का उल्लंघन करते हुए या उल्लंघन के आधार पर 56 के द्वारा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 56 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा है आपका आर्टिकल 61। ये आपका कहता है कि राष्ट्रपति की पर जो महाभियोग चलेगी उस महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि उसका आधार क्या होगा, किस नियम के तहत और किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो राष्ट्रपति पर जो संसद के द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संसद जो है इसके दो सदन है, एक आपका है लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। यदि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकती है, कोई भी प्रस्ताव ला सकता है, चाहे लोकसभा ला सकता है चाहे राज्यसभा ला सकता है। लेकिन जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाएगा, सबसे पहले उसके कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग जो सदस्य होंगे प्रस्ताव लाएंगे। राष्ट्रपति पर संविधान उल्लंघन की दशा में अगर मान लीजिए लोकसभा में अगर लाया जा रहा है प्रस्ताव, तो उस लोकसभा की जितनी संख्या है उसका 1/4 भाग सदस्य जो है कि प्रस्ताव को लाएंगे। उसके बाद से इसी सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।
चर्चा होगी उसी सदन में जिस सदन में लाया जाएगा, न कि उस सदन में जिस सदन के द्वारा नहीं लाया गया है। जिस सदन के द्वारा लाया गया है सबसे पहले 1/4 भाग सदस्य उसके कुल सदस्य संख्या का प्रस्ताव लाएंगे और फिर जो है कि उसी सदन में 2/3 भाग जो सदस्य संख्या होगी कुल सदस्य संख्या का वह इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक समझने की चीज है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले कम से कम 14 दिन, कितने दिन, 14 दिन पहले आपको इस बात की जानकारी राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। उस सदन के द्वारा दिया जाएगा जिस सदन ने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई है, उस सदन के द्वारा इस प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले कम से कम 14 दिन पहले उसको राष्ट्रपति की जानकारी या राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। उसके बाद से अब जो है कि यदि इस प्रस्ताव पर चर्चा करके इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी जाती है उस सदन के 2/3 भाग सदस्यों के द्वारा, तो इस प्रस्ताव को अब अगले सदन में भेजा जाएगा। यानी कि लोकसभा यदि ला रही है तो अब राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब जब राज्यसभा में यह जाएगा तो राज्यसभा का जो सभापति होगा, सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पर एक न्यायिक कमेटी के तौर पे गठित की जाएगी और वो उस कमेटी का या उस कमेटी का जो पीठासीन अधिकारी होता है, इन अगर लोकसभा में बाद में भेजा जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष होगा। यदि वो लास्ट में राज्यसभा में भेजा जा रहा है, दूसरे सदन में भेजा जा रहा है, तो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति होंगे। वही पीठासीन अधिकारी होंगे जिनके नेतृत्व में एक जांच प्रक्रिया से संबंधित एक कमेटी स्थापित की जाएगी जो राष्ट्रपति के मुद्दों की जांच करेगी। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा रहा है, इससे संबंधित कि राष्ट्रपति अपने पद पर बैठा हुआ संविधान का उल्लंघन कर रहा है, इसकी वह जो है कि दूसरा सदन क्या कराएगी, जांच कराएगी। और राष्ट्रपति जो है कि अपनी जांच में जो अपनी बातें रखते हैं, इस सदन के समक्ष अपनी बातें रखते हैं अपनी सफाई देने के लिए, यदि उस बात से यदि यह सदन जो है कि राज्यसभा यानी दूसरा सदन जो है यदि संतुष्ट नहीं हो पाता है तो यह भी अपनी कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग सदस्य के साथ इस प्रस्ताव को यदि मंजूर कर लेता है तो मंजूर करते ही, स्वीकृति मिलते ही राष्ट्रपति पर उसी टाइम से महाभियोग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, यानी मान ली जाएगी। उसी दिन से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन एक चीज और इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज है, समझेंगे कि यदि मान लीजिए कि यहां से यहां तक आने में यदि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जितना भी समय लग जा रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाए जाने के समय से लेकर के और महाभियोग जो है कि पूरा होने तक, इस दरमियान या इस बीच जितने भी राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किए जाएंगे वह सभी वैधानिक होंगे। उस कार्यों को अवैधानिक या गैर संवैधानिक नहीं माना जाएगा। ये रही राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित चीजें। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि यदि बात की जाए, इसमें कुछ तथ्य हैं कि यदि पूछा जाए कि राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सदस्य जो होते हैं वो क्या वो सभी शामिल होते हैं अथवा नहीं होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो महाभियोग होता है, महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। यहां पर काफी महत्वपूर्ण चीज है, समझेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि यदि महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कौन नहीं शामिल होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, ऐसे में से कौन नहीं भाग लेता है, तो विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य, ये मतलब इसमें भाग नहीं लेते हैं। और साथ ही साथ
दिल्ली व पुडुचेरी के भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यहाँ पर ये भाग नहीं लेते हैं। आइए थोड़ा सा फिर से हम लोग समझते हैं कि जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जबकि निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग नहीं लेते हैं। और इसमें ये भाग लेते हैं, लेकिन कौन भाग नहीं लेता है? तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधायक, विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वह भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में यह भाग नहीं लेते हैं। तो ये रहा आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए इसके बारे में अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अब कुछ राष्ट्रपति के बारे में, जो उसकी शक्तियां हैं, जो शक्तियां उस राष्ट्रपति को प्राप्त है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं राष्ट्रपति को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका अगर बात की जाए किस अनुच्छेद में है, तो आपका इससे संबंधित अनुच्छेद जो आपका है, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वह जो है कि किसी भी तरह के जो आपराधिक मामले वाले जो अपराधी हैं, जिन पर अपराध सिद्ध हो चुका है, तो उनसे संबंधित लोगों को वो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि उन्हें वो माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और यह जो क्षमादान की स्थिति है, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आता है, पहला इसमें आता है क्षमा। क्षमा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा आपका आता है लघुकरण, लघुकरण। और तीसरा आपका होता है परिहार, परिहार। और चौथा आपका होता है विराम। आइए एक एक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्षमा क्या है, क्षमा के तहत क्या प्रावधान है। इसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उसमें सबसे पहला आता है आपका क्षमा। क्षमा के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामले हो और उसका अपराध सिद्ध भी हो गया है, उसको सजा की मतलब न्यायालय के द्वारा सजा भी सुनाई जा चुकी है, तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है, यह शक्ति है कि उस व्यक्ति को वो माफ कर सकता है, उसके जो है कि सजा को माफ कर सकता है। और क्षमा के तहत इसमें ऐसा प्रावधान है कि वह उस व्यक्ति के लिए सिर्फ दंड ही जो है कि समाप्त नहीं करता है, बल्कि दंड ही समाप्त नहीं करता है, दंड ही समाप्त नहीं करता है, बल्कि उस व्यक्ति को दोष मुक्त भी कर देता है, दोष मुक्त भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास पावर है, ये शक्ति है कि यदि वो किसी व्यक्ति को चाहे तो सिर्फ और सिर्फ उसका दंड ही समाप्त नहीं कर सकता है, बल्कि उसके लिए ऐसी स्थिति ला करके खड़ा कर देता है जैसे मानो वो व्यक्ति अपराध किया ही नहीं हो। इस तरह से क्षमा के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ साथ उसके सारे दोषों को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। दूसरा है आपका लघुकरण। लघुकरण से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि लघुकरण क्या है। लघुकरण में यह है कि कठोर सजा को हल्का कर सकता है या कम कर सकता है, हल्का सजा में बदला जा सकता है, हल्का सजा में बदला जा सकता है।
बदला जा सकता है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। कठोर सजा से तात्पर्य क्या है कि लघुकरण के तहत राष्ट्रपति यदि सपोज दैट मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी गई है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस मृत्युदंड के सजा को कठोर से कठोर जो है कि कारावास में बदल सकता है, यानी उसको मृत्युदंड के बदले उसको कारावास में उस सजा को बदल सकता है। यह लघुकरण की प्रक्रिया कहती है। परिहार कहता है कि दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन किए सजा कम करना। इसके बारे में समझेंगे। परिहार जो अगला पॉइंट है, इसके तहत राष्ट्रपति को ये पावर है कि यदि वो किसी व्यक्ति को चाहे जो आपराधिक मामले में जिसका नाम दर्ज हो, जिस पर मुकदमा न्यायालय के द्वारा उस पर मुकदमे सिद्ध हो, उसका अपराध सिद्ध हो, ऐसे व्यक्ति के लिए यदि राष्ट्रपति परिहार के तहत चाहे तो किसी व्यक्ति की जो दंड का प्रावधान है, न्यायालय के द्वारा जो दंड का प्रावधान किया गया है या दिया गया है, उसकी प्रकृति में बिना कोई परिवर्तन करते हुए वह चाहे तो उसकी सजा को कम कर सकता है। सिर्फ कैसे? जैसे मान लीजिए किसी का 2 वर्ष की सजा है, तो उस सजा को कम करके 1 वर्ष कर सकता है, 1 वर्ष कर सकता है। यह परिहार के द्वारा है। किसी व्यक्ति की दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन किए वह सजा को कम कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का सजा है तो उसको 5 वर्ष कर सकता है, 2 साल का है तो 1 वर्ष कर सकता है। यह राष्ट्रपति को पावर है। लास्ट है आपका विराम। विराम में किस तरह का प्रावधान है? विशेष परिस्थितियों में सजा कम की जा सकती है। अब यह विशेष परिस्थिति क्या होगी? जैसे गर्भवती महिला के संदर्भ में, गर्भवती महिला के संबंध में यह प्रावधान है। यह विशेष परिस्थिति से और भी तात्पर्य, जैसे शारीरिक अपंगता है, गर्भवती महिला है, इन सारी चीजों से संबंधित वह राष्ट्रपति इनके जो है कि सजा को कम कर सकता है। तो इसको हम लोग विराम के अंतर्गत रखते हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं। क्षमा में राष्ट्रपति जो है कि पूर्णतः जो है कि उसकी सजा को माफ कर देता है। ऐसा उस व्यक्ति के लिए परिस्थिति बन जाती है जैसे मानो अपराध किया ही नहीं है। लघुकरण में कठोर से कठोर सजा को कम किया जा सकता है, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं कि मृत्यु दंड को उसको कारावास में बदला जा सकता है। परिहार में दंड की प्रकृति बदली नहीं जाती है, समय कम कर दिया जाता है। विराम के तहत विशेष परिस्थितियों में शारीरिक अपंगता हो, गर्भवती महिला से संबंधित हो, तो इस दशा में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तरह यह जो है कि शक्ति प्राप्त है कि वह उनकी सजा को कम कर सकता है या उसको परिवर्तित कर सकता है या माफ कर सकता है। आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 108 के बारे में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, यानी कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकता है। और यह कब बुलाएगा? जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई हो। उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक करा सकता है। यह आर्टिकल 108 के तहत यह राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। अगला है आपका अनुच्छेद 111। अगला पढ़ेंगे आपका अनुच्छेद 111। इसमें यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक संसद के द्वारा, सदन के द्वारा, किसी भी सदन के द्वारा भेजा जाता है, या कह सकते हैं कि संसद के द्वारा
111 अनुच्छेद के तहत यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा जाता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि पुनः उसको पुनर्विचार के लिए एक बार संसद को वापस भेज सकता है या लौटा सकता है। ये राष्ट्रपति को पावर है। यदि राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक भेजा जा रहा है संसद के द्वारा तो अनुच्छेद 111 कहता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर पुनः से विचार करने के लिए वह जो है कि वापस संसद को भेज सकता है। ये इसके पास पावर है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कई रूपों में उसको हम लोग समझ सकते हैं। एक तो उसकी अनुमति दे सकता है, दूसरा ये है कि उसकी अनुमति वो नहीं भी दे सकता है, और तीसरा ये है कि वह उसको पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है वापस उस सदन में। तो आर्टिकल 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस एक बार भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। तो पुनर्विचार का संबंध राष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 111 से। आइए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 123। यह काफी महत्वपूर्ण है और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो इसमें राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति के पीछे क्या अध्यादेश है क्या। तो एक चीज आपको मैं बता दूं, संसद का सत्रावसान हो चुका है और उस समय या कोई ऐसी परिस्थिति राष्ट्रपति के सामने है जब वह संसद का जो है कि बैठक नहीं करा सकती है या बैठक नहीं हो सकता है। उस संदर्भ में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राष्ट्रपति, इसमें थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति जिस विषय पर भी अध्यादेश जारी करेगा वो विषय कौन कौन से होते हैं, या तो संघ सूची के हो सकते हैं या समवर्ती सूची के हो सकते हैं। समवर्ती सूची के वो विषय हो सकते हैं। राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता है, वह संघ सूची हो या समवर्ती सूची हो, इन्हीं दोनों विषयों से संबंधित राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावित रहेगा, तो पुनः संसद सत्र के प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक इस अध्यादेश का प्रभाव रहेगा। 6 सप्ताह तक, संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक उसका प्रभाव रहेगा। लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है या तो वो संघ का विषय हो, संघ सूची का, अथवा समवर्ती सूची का हो, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता है। अगला आपका पॉइंट है अनुच्छेद 143। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 43 यह कहता है कि सार्वजनिक महत्व वाले विषय पर, सार्वजनिक महत्व वाले विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है वो ये कहता है, अनुच्छेद 143, कि किसी भी सार्वजनिक महत्व वाले विषय पर राष्ट्रपति जो है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। फिर से एक बार सुनेंगे कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी सार्वजनिक विषय वाले महत्व वाले विषय पर वह जो राष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से
परामर्श ले सकता है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी सार्वजनिक महत्व वाले विषय पर परामर्श ले सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए उस परामर्श को राष्ट्रपति माने ऐसा उसको बाध्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 143 के तहत है। आइए पढ़ते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां इसके बारे में समझते हैं कि राष्ट्रपति को आपात से संबंधित कुछ शक्तियां प्राप्त है, जिसके तहत सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तो संविधान के भाग 18 में यह आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है, जिसमें कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद आपका 352, उसके बाद से अनुच्छेद आपका 356 और अनुच्छेद 360। ये 3 तरह के आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं और यह भाग 18 में इसका वर्णन है। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को किस तरह का आपात का शक्ति प्राप्त है। तो सबसे पहले जानेंगे, इसमें आता है आपका बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह के कारण 352 के तहत यदि देश में कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है, देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई है या सशस्त्र विद्रोह हो गया है देश में, तो उस समय राष्ट्रपति को पावर है कि वह देश में आपात की 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला है आपका 356। इसमें किस तरह का है, यदि राज्यों में, यह राज्यों से संबंधित है, राज्यों में असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न होने पर और इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति शासन के नाम जाना जाता है। यह राज्यों में यदि असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, उस दशा में राष्ट्रपति जो है कि राज्यपाल की सिफारिश पर वह उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो अनुच्छेद 356 का संबंध राज्यों में आपात से संबंधित था और अनुच्छेद आपका जो लास्ट 360 है आपात से, यह होता है वित्तीय आपात। यह जो आपात है यह वित्तीय आपात होता है और इसका जो समय होता है न्यूनतम 2 माह तक होता है। 2 माह तक इसका न्यूनतम महत्व होता है, 2 माह तक रहता है और यह वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात से संबंधित है कि यदि धन में जो आपका भारत का जो अर्थव्यवस्था है यदि वो नीचे जा रही है, दिन प्रतिदिन अर्थव्यवस्था यदि खराब होती जा रही है, तो उस दशा में राष्ट्रपति को यह पावर है कि देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। यदि देश घाटे में जा रहा हो, देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही हो, तो ऐसी दशा में 360 का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है वित्तीय आपात के तहत। तो ये आपके तीनों जो अनुच्छेद है यह राष्ट्रपति को आपातकाल से संबंधित कुछ शक्तियां प्राप्त है, जिसका संबंध भाग 18 में है। 352 यह जो है कि बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश में यह
काल लागू किया जाता है। 356 का संबंध राज्यों से है और 360 का संबंध वित्तीय अवकाश से है, जिसकी न्यूनतम समय 2 माह होती है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो फिर एक बार इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।